19 मई को ईरान से एक बड़ी खबर सामने आई। जिस हेलीकॉप्टर से ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन यात्रा कर रहे थे, वो क्रैश हो गया। 20 मई को ईरान की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई कि दोनों लीडर्स की इस हादसे में मृत्यु हो गई है। इसके बाद आगे ईरान में क्या होगा, इससे जुड़े सभी खबरों पर दी लल्लन टॉप की लगातार नजर है। फिलहाल बात एक और जरूरी सवाल पर। सवाल ये कि भारत के लिए ईरान कितना इंपॉर्टेंट है। आपने पिछले दिनों सुना कि भारत ने चाबहार पोर्ट की डील फाइनल की, तब अमेरिका की तरफ से प्रतिबंध लगाने की चेतावनी भी आई। आखिर एक पोर्ट के लिए भारत ने अमेरिका के साथ इतना बड़ा दांव क्यों खेला? असल में ये पोर्ट डील भारत की जियोपॉलिटिक्स का एक हिस्सा थी, लेकिन ईरान की कई देशों के साथ चल रही अदावत भारत को एक पशोपेश की हालत में डाल देती है। कैसे? जैसा अमेरिका के केस में हुआ। अगर अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध ना लगाए होते तो भारत ने ये चाबहार डील बहुत समय पहले कर ली होती। तो आज के शो में बात इसी पर। आज जानेंगे ईरान में भारत का इंटरेस्ट और ईरान अमेरिका में अदावत के चलते भारत का ईरान डिलेमा। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज आसान भाषा में। ईरान की जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस को समझने के लिए सबसे पहले उसकी लोकेशन को समझना जरूरी है। जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस यानी किसी देश या जगह के भूगोल की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका महत्व। ईरान की लोकेशन को समझते हैं। ईरान का पूर्वी हिस्सा पाकिस्तान और अफगानिस्तान से लगा हुआ है। इसके उत्तर में तुर्कमेनिस्तान और कैस्पियन सी है। उत्तर पश्चिम में अजरबैजान, आर्मेनिया और तुर्की है और इसके पश्चिम में इराक है। दक्षिण की सीमा पर्शियन गल्फ से लगी हुई है। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नोट कीजिए। ईरान की दक्षिणी सीमा पर्शियन गल्फ से लगी हुई है। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट ऑस्टिन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पर्शियन गल्फ में दुनिया के कुल कच्चे तेल का 55% भंडार है। मिडिल ईस्ट में ईरान एक बड़ी सैन्य शक्ति है। इस एरिया में शांति बनी रहे, इसके लिए ईरान बड़ा स्टेक होल्डर है। सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान के पास दुनिया का 12% कच्चे तेल का भंडार है। अभी प्रतिबंधों की वजह से उसका तेल अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में नहीं आ पाता है, लेकिन एक समय पर वो ऑयल मार्केट का एक बड़ा खिलाड़ी था। भारत अपनी तेल ज़रूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर है, इसलिए भारत ने हमेशा ईरान से अच्छे संबंध बनाकर रखे। ये भारत की विदेश नीति का एक इम्पॉर्टेंट पहलू है। ये तो हो गई तेल की बात। अब समझते हैं इसकी लोकेशन की कुछ और खास बातें। मैप पर गौर कीजिए। अगर भारत से अफगानिस्तान जाना हो या सेंट्रल एशिया, मसलन तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान या ताजिकिस्तान जाना हो तो 2 रास्ते हैं, एक पाकिस्तान से होकर, दूसरा ईरान से होकर। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते जग जाहिर हैं, इसलिए सेंट्रल एशिया तक पहुंचने के लिए ईरान ही इकलौता रास्ता बचता है। अब एक और चीज पर गौर कीजिए, कैस्पियन सी। इस सागर का ऊपरी छोर रूस से जुड़ता है। रूस, भारत और ईरान एक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत साल 2002 में हुई थी। ईरान और भारत के बीच हुई चाबहार पोर्ट डील भी इसी कॉरिडोर का हिस्सा है। इस कॉरिडोर के जरिए रूस सीधे भारत के साथ ट्रेड कर पाएगा और भारत सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान के साथ भी अपना व्यापार बढ़ा पाएगा। ये योजना भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और चूंकि रूस और ईरान दोनों की अमेरिका से अदावत है, जबकि अमेरिका भारत का कई मामलों में साझेदार है, इसलिए इस योजना के आगे बढ़ने में काफ़ी दिक्कतें हैं। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर प्रोजेक्ट 7,200 किलोमीटर लंबा है। शुरुआत में इसमें सिर्फ 3 मेंबर्स थे, रूस, भारत और ईरान। आज इस प्रोजेक्ट में 13 देश शामिल हैं। कौन कौन से हैं ये देश? भारत, ईरान, रूस, अजरबैजान, कजाकिस्तान, आर्मेनिया, बेलारूस, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ओमान, सीरिया, तुर्की और यूक्रेन। इस रूट की शुरुआत रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से होती है और ये रूट मुंबई में खत्म होता है। ये एक मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट रूट यानी जिसमें एक से ज्यादा तरीके के मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का उपयोग किया जाए। इस प्लान में रेल, रोड और समुद्र तीनों रास्तों का इस्तेमाल किए जाने की बात है। अब समझते हैं इस प्रोजेक्ट का प्लान रूट क्या है। भारत के मुंबई पोर्ट से ईरान का बंदर अब्बास पोर्ट। बंदर अब्बास ईरान का एक बड़ा पोर्ट है। चाबहार पोर्ट के विकसित होने तक बंदर अब्बास का उपयोग किए जाने की बात हुई है। ईरान से तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान को जोड़ने के लिए 677 किलोमीटर लंबी रेल लाइंस का प्रस्ताव है। रेल रूट के जरिए आर्मेनिया और ब्लैक सी के पोर्ट्स को जोड़ने का प्रस्ताव भी है। इससे ब्लैक सी और पर्शियन गल्फ को सबसे छोटे रास्ते से जोड़ा जा सकता है। एक्सपर्ट्स का दावा है भारत के लिए चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का काउंटर होगा। इसके अलावा फेडरेशन ऑफ फ्रेट फॉरवर्ड एसोसिएशन की रिपोर्ट के मुताबिक ये ट्रेड रूट भारत और रूस के बीच होने वाले व्यापार को 30% सस्ता बना देगा। इसके अलावा इस कॉरिडोर के तैयार होने के बाद भारत और रूस के बीच ट्रेड रूट लगभग आधा हो जाएगा।
भारत और रूस के बीच मौजूदा रास्ते से 45 से 60 दिन लगते हैं, लेकिन इस रूट के जरिए 25 से 30 दिन लगने का अनुमान है। इन बातों से आप समझ गए होंगे कि ईरान भारत के लिए कितना जरूरी है, लेकिन ईरान लगातार कई देशों के साथ अदावत में है। ये देश भारत के अच्छे साथी हैं, मसलन अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरब। इसके अलावा भारत के कॉम्पिटिटर चीन के साथ ईरान अपनी दोस्ती को आगे भी बढ़ा रहा है। इस वजह से भारत पशोपेश में फंस जाता है। चलिए समझते हैं ईरान और बाकी देशों के बीच की अदावत। अमेरिका के साथ ईरान की पुरानी अदावत है। इसकी शुरुआत 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद शुरू हुई। इस कॉन्फ्लिक्ट को एक टाइमलाइन से समझते हैं। साल 1979 ईरानी स्टूडेंट्स ने अमेरिकी एम्बेसी में कई अमेरिकियों को बंधक बना लिया। उनकी डिमांड थी कि अमेरिका में कैंसर का इलाज करा रहे शाह को ईरान वापस भेजा जाए, जिससे शाह को उसके गुनाहों की सजा मिल सके। 444 दिनों के डायलॉग डिस्कशन के बाद तेहरान में अमेरिका को छोड़ा गया। अमेरिका ने ईरान के साथ सभी डिप्लोमेटिक संबंधों को खत्म कर दिया। 1980 में इराक और ईरान के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अमेरिका ने खुलकर इराक का साथ दिया। इससे ईरान का काफी नुकसान हुआ। 1984 में अमेरिका ने ईरान को आतंकवाद का स्पॉन्सर बताया। साल 1988 अमेरिकी और ईरानी नौसेना के बीच गोलीबारी चल रही थी। इसी बीच में अमेरिकी सेना ने ईरान के सिविलियन हवाई जहाज को मार गिराया, जिसमें 290 लोग मारे गए। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का कहना था ये गलती से हो गया, लेकिन ईरान ने इसे एक इंटेंशनल एक्ट माना। इसने दोनों देशों के बीच रिश्तों को और ख़राब कर दिया। ईरान के ऊपर साल 2003 में न्यूक्लियर बम बनाने के आरोप लगे। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी में एनरिच्ड यूरेनियम के ट्रेसेस मिले। असल में न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो यूरेनियम उपयोग होता है वो नॉर्मल यूरेनियम होता है, लेकिन न्यूक्लियर बम बनाने के लिए यूरेनियम को और एनरिच करना पड़ता है, माने उसको और बेहतर बनाना पड़ता है। पकड़े जाने के बाद ईरान ने एनरिच्ड यूरेनियम ना बनाने का वादा किया, लेकिन कुछ ही सालों में फिर से उसने अपने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया, जिसकी वजह से उसके ऊपर कई प्रतिबंध लग गए। साल 2015 में बराक ओबामा ने ईरान के साथ न्यूक्लियर डील की, जिसमें ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को रोकने का फैसला किया। बदले में अमेरिका ने प्रतिबंधों को हटाने का वादा किया, लेकिन साल 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर डील से अमेरिका को बाहर निकाल दिया, जिसकी वजह से दोनों देशों में विवाद और बढ़ गया। साल 2020 में अमेरिका ने ईरान के टॉप आर्मी जनरल कासिम सोलेमानी को एक एयर स्ट्राइक में मार दिया। इजराइल हमास युद्ध के दौरान ईरान पर यह आरोप लगा कि उसके प्रॉक्सी संगठनों ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के मिलिट्री बेसिस पर कई हमले किए। इसमें कई अमेरिकी सैनिक जख्मी हुए और कुछ को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। ईरान की अदावत सऊदी अरब के साथ भी चल रही है। ईरान और सऊदी अरब मिडिल ईस्ट में दो बड़े ताकतवर देश हैं। ईरान शिया समाज का नेतृत्व करता है, वहीं सऊदी अरब सुन्नी समाज का नेतृत्व करता है। दोनों देशों के बीच अदावत को बेहतर समझने के लिए हमने बात की एक्सपर्ट से। कई फैक्टर हैं। एक तो शिया सुन्नी की जो बात आपने की, दूसरे अरब और अजम, ये बड़ी एक समस्या है। यानी अरब जो हैं वो ईरानियों को अजम कहते हैं। अजम के मतलब ये होते हैं जिसके जबान नहीं होती। अरबों को इस बात का नाज है कि उन अरबिक लैंग्वेज बोलते हैं, अरबिक लैंग्वेज में कुरान आया है, उनकी लैंग्वेज बहुत सुपीरियर है। वो कहते हैं, पर्शियन कहते हैं कि हमारी लैंग्वेज बहुत सुपीरियर है, मगर अरबिक क्योंकि कुरान आया है तो उसका भी वो आदर करते हैं, इनकार नहीं कर सकते। तो इस तरह के बहुत से हैं। लड़ाइयाँ भी आखिर में 8 साल जंग लड़ी, सारे अरब ने उनको सपोर्ट किया था, पैसे से, वीपन से, हर तरीके से। वो सब्सिडाइज जंग थी, तो उस जंग की वजह से भी डिफरेंसेस बने हुए थे, दोनों के बीच में 8 साल तक चलती रही। और फिर उसके बाद सद्दाम हुसैन का हारे, खत्म हुआ, जंग जीत नहीं पाए ईरान से। वो कुवैत पे कब्जा कर लिया और एक बड़ी स्टोरी है। फिर अमेरिकन ने उनको वहां से निकाला और उसके बाद दोबारा फिर एक जंग हुई, उसमें सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटना पड़ा। लेकिन 8 साल जंग चली, उसमें 1 मिलियन के करीब लोग मरे। मरने वालों में अधिकतर ईरानी थे। तो ये एक नफरत है जो बहुत डीप रूटेड है। दूसरी बात ये है कि अरब जो रूलर्स हैं, उनका कहना ये है कि ये पूरा क्षेत्र जो है ये सुन्नी बहुमूल क्षेत्र है, सुन्नी डोमिनेटेड एरिया है। तो इसमें वो ये कहते हैं इराक में भले इनकी मेजॉरिटी हो, मगर शिया गवर्नमेंट उन्हें एक्सेप्टेड नहीं है। ये भी एक आर्गुमेंट है। खासतौर से जॉर्डन इस बात की बात करता है। फिर ये भी कहते हैं, सऊदी का कहना ये भी है
कि ईरान का जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम, रिलीजियस पॉलिटिकल सिस्टम के बाद वो कहते हैं कि वो उनका जो ट्राइबल सेटअप है उससे क्लैश करता है। इसलिए उन्हीं ने कहा कि इस तरह की तो बहुत फिर सऊदी अरेबिया और उस खित्ते में काफी कंजर्वेटिव इस्लामिक आइडियोलॉजी है, सल्फी वहाबी, जो बहुत एंटी शिया है, बेहद एंटी शिया है। और ईरान एंटी सुन्नी तो नहीं है, मगर ईरान के अपने एम्बिशंस हैं उस क्षेत्र में एक बड़ा लीडरशिप रोल रीजन का, और उसने धीरे धीरे अपना लीडरशिप का रोल इकट्ठा भी कर लिया, क्योंकि ये तो अमेरिकन की गलती थी या उसकी मेहनत, दोनों चीजों ने फायदा। इराक में जो अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को तो हटाया, लेकिन प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट नहीं बना पाए। शियों ने उनका साथ नहीं, अमेरिका से कहा कि आप आए हैं, आपको किसी ने बुलाया तो है नहीं, अब आप जाइए। शियों ने कोऑपरेट नहीं किया, तो वहाँ पे प्रो ईरानियन गवर्नमेंट बन गई। सीरिया में जो थी वो गवर्नमेंट थी, वो बहुत ज्यादा, वो अमेरिकन फ्रेंडली गवर्नमेंट नहीं थी, अरब नेशनलिस्ट थे। उस गवर्नमेंट को अमेरिकन सब चाहते थे गिराना, वो गिरा नहीं पाए, इसलिए इनका वर्चस्व बना रहा। ईरान सऊदी अरब रिश्तों के बाद अब बाकी देशों से ईरान के रिश्तों पर नजर डालते हैं। हाल ही में ईरान ने इजराइल के ऊपर मिसाइल लॉन्च की। फिलिस्तीन मुद्दे के चलते दोनों देशों के बीच पुरानी अदावत है। ईरान और इजराइल के बीच इक्वेशन पर एक्सपर्ट ने क्या बताया, वो भी सुनिए। नहीं, बहुत तल्ख समय है और तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इजराइल का कहना यह है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है और इससे कोई बातचीत अमेरिका को या पश्चिमी देशों को नहीं करने चाहिए। यानी जैसे पहले ईरान न्यूक्लियर डील हुई थी, वो उसके खिलाफ है। इजराइल का कहना यह है कि न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज हैं ईरान में, उसको ध्वस्त कर देना चाहिए। इजराइल ये भी कहता है कि अगर अमेरिका या पश्चिमी देश नहीं आएंगे तो हम अकेले उसको ध्वस्त करेंगे। और ईरान का कहना यह है कि इजराइल जो है ये इलीगल स्टेट है, इसका कोई रोल इस क्षेत्र में नहीं वो इसको रिकॉग्नाइज भी नहीं करते, स्टेट को भी नहीं मानते। तो ये तनाव है जो अनएंडिंग है, जो खत्म नहीं। जब तक इस्लामिक रिपब्लिक यहाँ पे है, मुझे नहीं लगता कि इस्लामिक रिपब्लिक में पॉलिसी में बदलाव जल्दी से नहीं आता। इस्लामिक रिपब्लिक में वही बातें हो रही हैं जो जब आए थे तब से। इजराइल को वो मान्यता देने के लिए तैयार नहीं। अब ये है कि इस समय तनाव बहुत बढ़ा हुआ है। इजराइल का मानना यह है कि ये बेस्ट टाइम था इजराइल के ऊपर अटैक करके, इनके ईरान के ऊपर अटैक करके इनके जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है उनको ध्वस्त किया जाए। और उसने उसकी शुरुआत जब एक ईरानियन कॉन्सुलेट पे अटैक करके, इसके अंदर एक उनके रिवोल्यूशनरी गार्ड का कमांडर की हत्या हुई, बड़ा कमांडर था। उनको लगा कि अब ईरान रिटेलिएशन करेगा और फिर उसके बाद इजराइल भी रिटेलिएट करेगा, और यूरोप अमेरिका के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, वो उसको बचाने के लिए उसकी समर्थन उसके साथ आना पड़ेगा। मगर ऐसा हुआ नहीं। ईरान ने बहुत सख्त रिप्लाई दिया। ईरान ने 300 मिसाइल दागे मिलिट्री इंस्टॉलेशन से उनके पास जाके गिरे हैं। एक मैसेज ईरान ने दिया उनको कि अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो हम भी आपके मिलिट्री इंस्टॉलेशन को ध्वस्त कर सकते हैं। ईरान की जिन जिन देशों से अदावत है, अमेरिका, इजराइल या सऊदी अरब, भारत के उनसे अच्छे और ज़रूरी संबंध हैं। इसलिए भारत के सामने एक पशुपेश की स्थिति बन जाती है ईरान को लेकर। इसे और बेहतर ढंग से हमने समझा आज के एक्सपर्ट से, सुनिए। नहीं, भारत के लिए कोई मुसीबत नहीं है। भारत की पॉलिसी ये है, वो दूसरे मुल्कों के इंटरनल मामलों में नहीं बोलता कि भारत तेल का बड़ा खरीदार है, बायर है। सऊदी अरेबिया, यूएई उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है, और ईरान भी। फिर दूसरी बात ये है कि इन सभी देशों से हमारे बड़े हिस्टोरिक टाइज हैं, आज के नहीं। उसको सिविलाइजेशनल टाइज कहा जाता है। हजारों साल से, इस्लाम आने के पहले से हम लोग के उनसे रिश्ते जुड़े हुए इन सभी देशों से, इस पूरे से है। ईरान हमारे लिए पता है, क्योंकि ईरान हमारा गेटवे है रशिया तक रेल रोड के माध्यम से। तो ईरान बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ईरान करीब बहुत है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कम होता है, इसीलिए
भारत अगर चाबहार पोर्ट बनाता है तो हमारा ये पूरा क्षेत्र सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। चाबहार पोर्ट के साथ एक चीज और जुड़ी हुई है, वो है वहाँ के ऊपर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ फ्रेट कॉरिडोर जो रशिया और ईरान बना रहा है। फिर दूसरी बात यह है कि ये पूरा क्षेत्र ईरान हो, ये सेंट्रल एशिया हो, कॉकेशस रीजन है जो दूसरे अज़रबैजान हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है इंडिया की। इसमें तेल, गैस के बड़े भंडार पाए जाते हैं। यही नहीं बल्कि यूरेनियम, कहीं कॉपर और बहुत से खनिज पदार्थ यहाँ पे पाए जाते हैं। ये वो खनिज पदार्थ हैं जिनकी भारत को जरूरत है। और फिर दूसरी बात ये कि ये सभी देश भारत से अच्छे संबंध बनाए चाहते हैं, क्योंकि हमारे बहुत पुराने संबंध थे इनके साथ। रशियन जब ने इसको ऑक्युपाई किया उस पूरे क्षेत्र को, सेंट्रल एशिया को, तो हमारा डायरेक्ट कनेक्टिविटी बंद हो गई थी। हम लोग वाया मॉस्को जाना पड़ता था। तो लेकिन अब दोबारा से जब से ये आज़ाद हुए ये फिर भारत की तरफ देखते हैं। भारत इनके लिए बड़ा मार्केट है, और यही नहीं, भारत इनको साउथ एशिया से कनेक्ट कर देता है, बांग्लादेश, फिर उसके बाद म्यांमार कनेक्टेड है वहां से क्या कहते हैं, थाईलैंड और साउथ ईस्ट एशिया, वियतनाम वगैरह, ये सब बाई रोड एंड रेल पुराने कनेक्शंस हैं, यहाँ तक जा सकता है। तो उनके लिए भी भारत बहुत इम्पोर्टेंट है, और हमारे लिए भी। ईरान भी, सेंट्रल एशिया को सब चाहते हैं कि ये चाबहार पोर्ट बने और कनेक्टिविटी बढ़े। बहरहाल इस एपिसोड में इतना ही। ये तमाम जानकारी आपके लिए इकट्ठा की थी हमारे साथी आकाश ने। देखते रहिए दी लंदन टॉक। शुक्रिया।